नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। लोकतंत्र देख रहे हैं आप। कहा जाता है कि झारखंड की सत्ता की चाबी संथाल परगना से होकर गुजरती है, इसलिए सभी दल यहां अधिक से अधिक सीटें जीतने की रणनीति के साथ मैदान में हैं। संथाल परगना में विधानसभा की 18 सीटें हैं। इनमें से 7 सीटें एसटी के लिए और 1 सीट एससी के लिए आरक्षित है। यहां सत्ताधारी दल यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और गठबंधन दलों की सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी से है। संथाल परगना की 9 सीटें ऐसी है जहां महामुकाबला देखने को मिल सकता है। इन सीटों पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके 3 मंत्रियों के अलावा विधानसभा के स्पीकर के साथ मुकाबला है। झारखंड में बरहेट से सीएम हेमंत सोरेन की प्रतिष्ठा दांव पर है। पिछले वक्त चुनाव में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहते दुमका से हार गए, लेकिन बरहेट से चुनाव जीत गए और राज्य के प्रतिपक्ष के नेता के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सरकार को 5 साल तक सदन से लेकर सड़क तक जनता के मुद्दों पर घेरते रहे। पिछले चुनाव में बीजेपी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन के खिलाफ आदिम जनजाति पहाड़ियां समुदाय से आने वाले सिमन मालतो को मैदाने जंग में उतारा था। बदले राजनीतिक हालात में इस क्षेत्र के कभी विधायक रहे और इस क्षेत्र में मतदाताओं में अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले हेमलाल मुर्मू करीब 1 दशक के बाद फिर से झामुमो में शामिल हो गए। इस वजह से इस क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हेमंत सोरेन पिछले वोटों का अंतर बढ़ाने में कितना सफल होते हैं, यह तो 23 नवंबर को ही पता चल पाएगा। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस गठबंधन और उसके बनाम बीजेपी, अब यही मेन फाइट है। झारखंड में आज मतदान हुए हैं और ऐसे में 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो यह सस्पेंस हट जाएगा। और इस बार सत्ता की चाबी झारखंड में किसके पास रहेगी? कौन सत्ता में एंट्री लेगा, कौन विपक्ष की सीट पर बैठेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। 23 को तो वैसे भी जो इसके ऊपर सस्पेंस है वो छट ही जाएगा। लेकिन बातचीत आज हम करेंगे। हमारे साथ हमारे 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता आलोक वत्स साहब जुड़े हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से बतौर प्रवक्ता बटर देओल साहब जुड़े हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर रवि अरोड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों खास मेहमान का स्वागत है इस प्रोग्राम में। सबसे पहले वत्स साहब, शुरुआत आप ही से। चूंकि सत्ता से अभी आप दूर हैं, ऐसे में सत्ता की कमान क्या आप इस बार थाम पाएंगे? क्योंकि आज मतदान के बाद अब 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे, वक्त बहुत कम है, चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन कंपटीशन के हिसाब से इस बार क्या लगता है कि आप मैदान में हैं या इस बार फिर जो सिटिंग सीएम हेमंत सोरेन है उन्हीं के पास सत्ता की चाबी रहेगी? वत्स साहब। देखिए कुणाल जी, इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा रहा है करप्शन का। मुझे तो लगा था घुसपैठ वाला मुद्दा है सर सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी। मैं आ रहा हूँ। हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा था करप्शन का। हाँ, जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर को जेल जाना पड़ा और अभी भी वो बेल पे है लेकिन केस से बरी नहीं हुए। हाँ, और दूसरी चीज, पीएम के पीए के नौकर के यहाँ से 35 करोड़, हाँ, उनके एमएलए के यहाँ से, कांग्रेस के एमएलए के पास से 7 करोड़ और कांग्रेस के पूर्व एमपी के यहाँ से 350 करोड़। ये किसका पैसा था? कहाँ से आया? ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा इस तरीके से लूट खसोट हुआ। और उसके बाद लगातार बांग्लादेश घुसपैठियों का वहां पे पदार्पण, शादी करना, वहां के चीजों पर हक अख्तियार करना, तो ये सारी चीजें घर कर गई। अच्छा। और आपने देखा है कि जिस तरीके से वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा हुआ है,
आप महाराष्ट्र से कंपेयर कीजिए, बहुत बढ़ा हुआ है यहाँ का परसेंटेज। ये इस बात का द्योतक है, ये पुरानी परंपरा नॉर्म्स के हिसाब से भी है। When voting is very high, people are fed up with the ruling government. And when the voting is low, then the people are in favor of the ruling party. उस नॉर्म पे भी ये कट जाते हैं। तो कहीं से कोई संशय नहीं रह जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर अवश्यम भावी बनेगी। मतलब वत्स साहब, इसमें तो चिट भी आपका, पद भी आपका वाली बात हो गई। महाराष्ट्र में कम वोटिंग है तब भी आप हैं, और झारखंड में ज्यादा है तब भी आप आशान्वित हैं। मतलब अजीब सा ये डिलेमा वाला सिचुएशन है। खैर, हमारे साथ बटर देओल साहब भी जुड़े हुए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से। देओल साहब, क्या लगता है इस बार? अब खैर जो होना था वो तो आज हो गया, जनता ने अपना फैसला जो ईवीएम है उसमें कैद कर दिया, लेकिन ये 23 नवंबर को जब नतीजे सामने आ जाएंगे तो क्या लगता है इस बार भी आपकी जो सरकार मौजूदा है वह अगली बार भी गद्दी पर बैठेगी, या फिर आपको इसमें कुछ संशय है? देखिए, आपने जैसे कहा कि अब जनता ने वोट डाल दिए हैं, जनता ने अपना मत सुना दिया है। फर्क यही है कि बस हमें 3 दिन बाद पता चलेगा अब जनता ने क्या मत सुनाया है, क्या नहीं सुनाया है। हम तो ये आशावान है कि हमारे फेवर में सुनाया है। हाँ, हम इतने अहंकारी नहीं है कि हम डंके की ये चोट पे कहें कि नहीं बढ़ गया है तो चेंज है, नहीं बढ़ा है तो हम चेंज नहीं है। जनता का प्यार है, और जिस तरह से जनता का प्यार हमें मिला है, हमें 100% उम्मीद है कि हम दोबारा आ रहे हैं। उम्मीद भी है और कॉन्फिडेंस भी है। हाँ, बट फिर भी एक हम्बलनेस है। जो भी जनता का फैसला है वो हमारे सर आंखों पर। और अब कोई हम नॉस्ट्राडामस तो है नहीं कि भविष्यवाणी। हमने देखा है कि किस तरह से लोग पंडित अपने आप को इलेक्शन पंडित बोलने वाले किस तरह से मुंह की खानी पड़ी है। और ऐसा देखिए, ये कोई साइंटिफिक ये नहीं है कि ऐसे ये फॉर्मूला लगा दो, ये फॉर्मूला से पास हो गया तो ज्यादा वोट पड़ गए। तो हो सकता है कि ज्यादा वोट पड़ रहे हो तो लोग बीजेपी और एनडीए वालों को ये बताना चाहती हो कि जितना भी तुम तोड़ लो, हम ना कटेंगे ना बटेंगे, हम एक ही हैं। आप जिस हिसाब से जिस रिलीजियस डिवाइड लाइंस पे हमें बांटना चाहते हैं तो हम सब एक हैं। और इस बार हो सकता है कि जनता एक करारा तमाचा इनके मुंह पे मारने की तैयारी करके ज्यादा वोट कर रही है। तो ये तो अब देखिए जनता के हाथ में है। और जैसे कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता ही फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, ऑफ कोर्स। तो उनकी जो सोच है और उनका जो डिसीजन है उसको बिलिटल नहीं करना चाहिए। जो भी डिसीजन देगी अच्छा डिसीजन देगी और सबको मान्य होना चाहिए। ठीक है, ओके देओल साहब, ओके। नहीं, हम सारे पैरामीटर्स को हम कई बार, अब पिछले बार से तो ट्रेंड हो गया, हम उसको ध्वस्त होते हुए देखे हैं। चाहे एग्जिट पोल्स की विश्वसनीयता की बात की जाए, वोटिंग ट्रेंड्स के बढ़ने से भी कितना असर हो जाता है इसकी भी विश्वसनीयता कटघरे में। हमारे साथ अरोड़ा साहब भी जुड़े हुए हैं बतौर राजनीतिक विश्लेषक। अरोड़ा साहब, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि झारखंड की यदि बात की जाए तो वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो वोटिंग अच्छी हुई है। ऐसे महाराष्ट्र की बात करें वोटिंग लो है। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की बात करें एवरेज है, कम पे ही मानेंगे। तो क्या वो पैरामीटर्स जो पहले एग्जिस्ट करते थे, इंडिकेटर्स जो थे, उन पर विश्वसनीयता अब भी बरकरार है? आप झारखंड के स्पेसिफिकली चुनाव परसेंटेज और उसके पैटर्न से क्या अंदाजा लगा रहे हैं अरोड़ा साहब? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि मैं जिस प्रकार से अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता को सुन रहा था, भाजपा के प्रवक्ता को सुन रहा था, तो मुझे लगता है कि जहां तक हम झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी एक मुद्दा लेकर चली है कि रोटी बेटी माटी संकट में है। घुसपैठी जो है लगातार सरकारी संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर वहां पर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है, ये बीजेपी का कहना है। वहीं कल्पना सोरेन और जो है हेमंत सोरेन ने बागडोर संभाल रखी है और अपने राज्य की जो उपलब्धियां हैं, जो उन्होंने पिछले काम किए हैं, वो सब बता रहे हैं। लेकिन एक ट्रेंड जो चला आ रहा है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, वहाँ 5 साल का वो एक बड़ी चीज है। दूसरी बात,
इस बार देखिए वोट प्रतिशत सच में बढ़ा है, और वोट प्रतिशत जो 3 बजे तक का देखने को मिला था उस हिसाब से अब जिस प्रकार से बढ़ रहा है लगातार, तो ऐसे में लगता है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का माहौल तब हम मान सकते हैं जब एक माहौल एक लहर सी आ जाती है। देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है, जब भी वोट प्रतिशत कम पड़ता है तब लोगों को लगता है कि सरकार अच्छा काम कर रही है, हमें निकलने की जरूरत नहीं है, वोट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब वोट प्रतिशत बढ़ता है तो वो एक दायरे में आ जाती है कि कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि हमें निकलना है, सरकार को एक बदलाव की जरूरत है, और ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष कामयाब होता दिखता है। तो ऐसे में हम उसको नकार नहीं सकते, हम ये बीजेपी के जो तथ्य हैं उसको, जो उनके दावे हैं उनको नकार नहीं सकते, ये बात सही है। लेकिन अभी 23 तारीख को ये तो फाइनल होगा कि कौन सी पार्टी सत्ता में आती है, लेकिन इतना क्या है कि इस बार कांटे की टक्कर है, बहुत जबरदस्त टक्कर है, और खासकर क्योंकि जहां तक बीजेपी पूरी तरह से करप्शन से लिप्त बता रही है, मुझे लगता है उस मैटर को अगर हम एक साइड छोड़ दें, लेकिन जिस प्रकार के बाकी जो मुद्दे हैं जो आदिवासियों को लेकर है, जिस प्रकार के केंद्र की कई योजनाएं आदिवासियों को लेकर आई, लेकिन केंद्र सरकार के उन योजनाओं का फायदा क्या उन आदिवासियों तक पहुंच पाया, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कभी कई बार सरकार, राज्य सरकारें नहीं चाहती कि केंद्र की योजनाओं को हम स्टेट में लागू करें या उनको फायदा मिल पाए, ताकि क्योंकि इलेक्शन में उस चीज का नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में बहुत सारे, क्योंकि अभी लगातार आपने देखा पिछले दिनों मोदी जी ने पिटारा खोल दिया, तो ऐसे में बहुत सारी बातें हैं कि क्या केंद्र की जो सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, क्या वो अपनी बातें समझाने में कामयाब हो पाई, या राज्य सरकार जो हेमंत सोरेन साहब है वो कितना कामयाब रहे। लेकिन इतना क्या है कि इस बार कांटे की टक्कर है, और बहुत अच्छी टक्कर दे रही है बीजेपी, और हो सकता है इस बार सरकार बदल जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से वोटिंग हो रही है, एक शक का संशय बनता है, और हम इसको नकार नहीं सकते। शाम तक मुझे लगता है एग्जिट पोल आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन मुझे यह लगता है कि सरकार इस बार बदल सकती है। ठीक है, ओके, वो तो खैर एग्जिट पोल्स की आपने बात की, अब एग्जिट पोल्स को ना अरोड़ा साहब लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं, लेकिन नहीं ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल पिछले कुछ चुनावों में और लगभग मैं समझता हूँ लोकसभा पैसे पहले भी कुछ विधानसभा चुनाव हुए थे, उससे चलता आ रहा है कि लगातार एग्जिट पोल फेल हो रहे हैं। लेकिन मुझे फिलहाल ये लगता है कि इस बार सच में सरकार, क्योंकि बीजेपी के लगातार इस प्रकार से मोदी जी खुद इस बार पूरी तैयारी के साथ लगातार झारखंड में रहे, आएंगे आपके पास, देखते हैं क्या कुछ निकलकर सामने आता है। वत्स साहब, यह बात थी लोकसभा चुनाव के दौरान आपने परिवारवाद का मुद्दा खूब उठाया, झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के लोगों को घेरने की कोशिश की, आप काफी लोगों को अपने पाले में भी इस बार लेकर के अब आ चुके हैं। हालांकि कुछ तो आपने लोकसभा चुनाव में भी लाया था, अब इस बार चंपई सोरेन आपके पाले में है, सीता सोरेन उस पिछले लोकसभा चुनाव में भी आपके पाले में थी, आपने तो खैर उनकी कंस्टिट्यूएंसी ही बदल दी, वो जहां से लड़ती थी कहीं और से लड़ रही हैं। ऐसे में आप जो ये फैक्टर चलाए थे परिवारवाद वाला, वो लोकसभा में आपके लिए कारगर नहीं हुआ था। क्या आपको लगता है विधानसभा में इसलिए वो नैरेटिव आपने सेट असाइड करके एक अलग नैरेटिव बनाया, मुद्दा बनाया, और आपने पूरी ताकत झोंक दी? मतलब असम के मुख्यमंत्री वहीं सिटिंग रहे, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान वहीं रहे, चुनावी ताकत आपने पूरी झोंक दी है झारखंड के लिए। ऐसे में क्या लगता है आपको कि यह ताकत काम कर पाएगी, या जनता के मन में अभी भी हेमंत सोरेन के लिए जो विश्वास बना था पिछले बार के चुनावों से वो कायम है? देखिए कुणाल जी, हम भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता 24 आवर्स 365 दिन इलेक्शन मोड में रहते हैं, और हमारे पास जितने भी अस्त्र हैं, लोकतांत्रिक अस्त्र, हाँ समझ रहे हैं, उसका हम उपयोग करने से चूकते नहीं। मास्टरमाइंड विश्व शर्मा जी, मुख्यमंत्री असम, और अनेकों चुनाव के अनुभवी शिवराज सिंह चौहान जी, इन दोनों की जोड़ी को हमने झारखंड में उतारा। उसके बाद जो नैरेटिव हमने सेट किया, चंपई सोरेन जैसे कद्दावर और साफ छवि के नेता को पार्टी में शामिल करके, ये सब का असर तो पड़ेगा ही। अच्छा। और इस तरीके से घुसपैठियों का वहां बोलबाला हो रहा था, उस पर भी लगाम कसना बहुत जरूरी था, लोगों को चेताना बहुत जरूरी था। ठीक। तो मुझे लगता है इन सारी चीजों को के मद्देनजर
झारखंड की जनता बदलाव चाहती है, ठीक इसलिए है उसने वत्स। जमकर वोटिंग की है और हमें विश्वास है हाँ, कि हम एक मजबूर और स्थिर सरकार इस बार झारखंड को देने का काम करेंगे। ठीक है वत्स साहब, बिल्कुल समझ गए आपकी बात। देओल साहब देखिए, ये बात कर रहे हैं कि एक जोड़ी की, तो जब एक जोड़ी की बात होती है शिवराज सिंह चौहान साहब और विश्व शर्मा साहब की, तो एक और जोड़ी की बात होती है झारखंड में हेमंत सोरेन और उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन की जोड़ी की, जिन्होंने एड़ी चोटी की ताकत लगाई है। इस बार के चुनावों में ताबड़तोड़ रैलियां की हैं, लोगों के बीच पहुंचकर मैसेजिंग देने की कोशिश की है। क्या यह जोड़ी, वह जोड़ी जो यह जोड़ी है आपकी और एक जोड़ी उनकी है, कौन सी जोड़ी किस पर भारी पड़ेगी, आपको क्या लगता है? देखिए, हम जब झारखंड की बात कर रहे हैं तो खाटी झारखंडी जोड़ी भी भारी पड़ेगी। और मैं अपने मित्र को सुन रहा था कि देखिए वो कैसे जिस लहजे में बोल रहे थे और जो लैंग्वेज यूज कर रहे थे, मास्टर माइंड हेमंत बिस्वा शर्मा, तो इसको कहते हैं कि झारखंड में इनके पास कोई दिमाग वाला नेता नहीं था, इनको इम्पोर्ट करना पड़ा और सारे हथकंडे लोकतांत्रिक ऐड करना पड़ा। इसका मतलब ये चाहते थे कि हमने सब साम दंड भेद सारा कुछ, है ना, सारे हथकंडे अपनाए। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही कि हमने जो नैरेटिव सेट किया, तो इसका मतलब साफ हो गया कि बांग्लादेशी घुसपैठ कोई चीज थी नहीं जिसको इन्होंने नैरेटिव बनाया। 2023 में 11 नवंबर को शायद अमित शाह का एक भाषण कल से बहुत चल रहा है, जहां वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और मोदी जी की वाहवाही करवा रहे हैं कि ऐसा नेता बिरले ही भारत में आता है जिसने सारे इन्फिल्ट्रेटर्स को भगा दिया बाहर। एक साल के अंदर आप देखिए कि फिर से जब 2023 में नवंबर में सारे घुसपैठियों को भगा दिया गया था, तो ये कौन से घुसपैठियों के लिए बोल रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं? तो दोनों ही बातें ये करते हैं। और जहां तक वोटिंग परसेंटेज की बात हो रही है कि हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट अरोड़ा जी ने भी कहा कि नहीं मैंने देखा है, तो 2021 का वेस्ट बंगाल का इलेक्शन भी देखा होगा, 82% वोट हुए थे ऐतिहासिक। तो उसमें क्या हुआ था? उसमें ये हुआ था कि जितने भी एंटी बीजेपी एंटी एनडीए वोट थे वो कंसोलिडेट हो गए। तो हम क्यों न मान के चले? और भी एग्जांपल है, 2015 का बिहार का इलेक्शन, उसमें वोटर टर्नआउट बढ़ा था, नीतीश कुमार फिर भी रहे। मध्य प्रदेश में 2018 में वोटर परसेंटेज 74.6% था, फिर भी मामा जी रह गए। तो ये कोई, मैंने कहा ना कि न्यूटन का ग्रेविटी का फॉर्मूला नहीं है कि चेंज नहीं होता है। ये एक बहुत डायनेमिक चीज है, लोगों का दिल की बात, लोगों क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। और हथकंडे तो हमने देख ही लिए सारे, लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक। हम कल से देख ही रहे हैं, महाराष्ट्र में अलोकतांत्रिक देखिए, मतलब 5 करोड़ पकड़े जाते हैं, 9 लाख का केस दर्ज होता है। 9 लाख का केस क्यों दर्ज होता है भाई? तो क्योंकि 10 लाख से नीचे रहेगा तो इनकम टैक्स नहीं आएगा, इनकम टैक्स और ईडी को इन्वॉल्व करना नहीं पड़ेगा और तावड़े जी बच जाएंगे। तो भाई सब कुछ इनका है। ये तो मतलब मैंने कहा ना कि पुराने जमाने में हम बोलते हैं कि मुगलों के शासन क्रूर शासन, इनके ये तो उससे भी एक आगे जाके, एक कदम आगे जाके जिनका जो शासन है, मतलब ये रात को भी मतलब सपना भी देखते होंगे कि अगर सरकार इनके जा रही है तो इनको नींद नहीं आती होगी। ये बिना सत्ता के रह नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने जो जो कुकर्म किए हैं। हाँ। एक बार जैसे कल बाबूलाल मरांडी बोल रहे हैं कि हम अधिकारियों को देख रहे हैं, उनको छोड़ेंगे नहीं, तो उनका अपना डर सताता है। उन्होंने, क्योंकि हम तो यूज नहीं करते हैं अधिकारियों को, पर जिस तरह से बीजेपी ने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और अधिकारियों को यूज किया है, अपना सेनापति बना के आगे और पीछे से लड़ाई लगा की है, तो वो सोचते होंगे कि दूसरे लोग भी करते हैं कि हम ऐसा नहीं करते। और जनता के प्यार में है, जनता सब जान चुकी है। ओके। और मुझे लगता है कि झारखंडी जो जोड़ी है वो ऐसी एक या ऐसी 100 जोड़ियों पे भी भारी है। ओके देओल साहब, तो एक तरह से ये साफ इशारा आपका यह भी था कि यू आर फाइटिंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स। तो अरोड़ा साहब, एक सवाल आपके साथ भी बनता है, प्रासंगिक ही है, इसी रेफरेंस को लेकर हम थोड़ा बात कर लेते हैं, जो वत्स साहब ने इनिशिएट किया था कि यदि जोड़ी की बात करें तो कौन सी जोड़ी किस पर भारी लगती है, आपको क्या लगता है?
और जो बात की है पाला बदलने की, तो क्या चंपई सोरेन यदि बीजेपी में आ गए तो बीजेपी मजबूत हुई या जेएमएम मजबूत हुई? क्योंकि जेएमएम का वोट बैंक यह भी, वहां के वोटर्स यह भी समझते हैं कि चंपई दा ने गद्दारी कर दी है झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ। तो क्या ये एंगल नहीं चलेगा, सिर्फ वो एंगल चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने पाले में ले लिया? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। सबसे पहले हम बात जोड़ी की करेंगे, क्योंकि जोड़ी के अंदर जब हम बात करते हैं जो है ये बात सही है कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन लगातार पूरा प्रयास कर रहे हैं और बहुत अच्छा ये विक्टिम कार्ड भी उन्होंने पूरी तरह से खेला, क्योंकि इस बार जब वो आए बाहर तो उनको लगता है कि वो उनको गलत तरीके से जिस प्रकार से ईडी और सीबीआई का खेल में रौंदा गया और उनको जेल काटनी पड़ी और उसमें कहीं ना कहीं वो बड़ी हो, मतलब वो बड़ी तो नहीं है लेकिन वो बेल पर बाहर आए, है, हाँ। बेल पर बाहर है, तो वो एक अपने आप में जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र की सरकार कहीं ना कहीं उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन देखिए, जनता जब वो वोट देने जाती है, खासकर विधानसभा के चुनावों के अंदर, तो ये तय करती है कि जो वो वोट देने जा रही है उसको जो रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली प्रॉब्लम्स होती है उन पर बात करती है, और खासकर उनको उन योजनाओं का, खासकर देखिए जब हम विधानसभा की बात करते हैं या केंद्र सरकार की बात करते हैं, तो हम बात ये होती है कि चुनावों के समय पे पब्लिक यह सोचती है कि जो केंद्र से आने वाली योजनाएं हैं उनका फायदा उनको मिलना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्या योजनाएं ले रही, उनके क्या काम हो रहा है, उस पर बात होनी चाहिए। तो जनता को देखिए, आज एक बात बता दूं मैं, राजनीति के अंदर चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, वो बिना स्वार्थ के नहीं जाता। हम कहें कि कोई भी आदमी समाज सेवा के लिए अगर राजनीति में जा रहा है तो ये बात कहनी गलत होगी। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जनता को भी यह लगता है कि अगर नेता अपनी राजनीति करने आ रहे हैं, नेता अपने स्वार्थ के लिए आ रहे हैं, तो ऐसे में हमें भी कुछ ना कुछ बेनिफिट चाहिए। तो जनता अपना बेनिफिट देखती है, उनको लगता है कि हमें क्या क्या योजनाओं का फायदा मिल रहा है, तो ऐसे में केंद्र की और स्टेट गवर्नमेंट की योजनाओं की लड़ाई है। इसे मैं समझता हूँ दोनों ही पार्टियां इतना समझाने में सफल रही है, अपने आप में बड़ी बात है। बात ये नहीं है जोड़ी, बात ये देखिए, बेशक मध्य प्रदेश के अंदर मामा जी की बात चल गई, लेकिन मामा जी यहाँ पर झारखंड में कितना समझा पाएंगे, यह अपने आप में बड़ी बात है। और यहाँ पे कल्पना सोरेन की बात नहीं, बात है हेमंत सोरेन की। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, हेमंत सोरेन क्या समझा पाएंगे, क्या वो बता पाएंगे जनता के बीच में जाकर कि हाँ हमने जो काम किया वो जनता ने कितना एक्सेप्ट किया, ये बड़ी बात है। हाँ। बात मुद्दों की है, बात ये नहीं है, क्योंकि जनता बहुत समझदार है। और अब हम आदिवासी नहीं कह सकते, आदिवासी बहुत आगे निकल चुके हैं, वो समझदार हो चुके हैं, उनको पता है कि सत्ता में आने वाले लोग सिर्फ स्वार्थ के लिए आते हैं, तो ऐसे में उनको अपने भी भविष्य को देखना है। तो मुझे लगता है ये सब बातें एक तरफ रख दी जाए तो आज क्या होने वाला चुनाव कि वो जनता का चुनाव है, आदिवासियों के समाज का चुनाव है, मतलब उनके कल्याण का चुनाव है। तो जितनी योजनाएं सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं हो, उस पर कितना काम हुआ और कितना उन्होंने एक्सेप्ट किया, ये अपने आप में बड़ी बात है। इसका मतलब जनता हु इज बेटर अमंग द लॉट और उसके मन में किसके लिए एक्सेप्टेंस है, इसके ऊपर चीजें निर्धारित होगी। आप तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, अपनी बातों को रखा, बेहद शुक्रिया। तो झारखंड के इस चुनावी समर में आखिर कौन सत्ता की गद्दी पर काबिज होगा, 23 तारीख को यह पता चल जाएगा और उसी के बाद संशय के जितने भी बादल छट जाएंगे। मेरे साथ लोकतंत्र में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।